गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी, अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम कई बार परीक्षाएं देते हैं, अंतिम तौर पर हम सभी लोग उसमें सफल नहीं हो पाते। कुछ लोग सफलता से निश्चित तौर से वंचित रह जाते हैं। मे भी ऐसा कई लोगों के साथ कई बार होता होगा। तो कुछ लोग हमारे पास होते हैं, हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार आपको यह याद दिलाते हैं कि आपने क्या किया। वो इस फॉर्मेट में करते हैं कि क्वेश्चन आपसे करते हैं कि आप का क्या हो रहा है अभी, या कैसे कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है। तो मैं एक ही बात आपसे बोलूँगा कि तमाम इन चीज़ों को अनसुना करें और आप ऐसे लोगों को जवाब देने की बजाय आप अपने प्रश्नों को जवाब दीजिए, अपने प्रश्न पत्रों को जवाब दीजिए। जिस दिन आपके प्रश्न पत्र आपसे संतुष्ट हो गए ना, उस दिन ऐसे लोग भी अपने आप चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। डेली करंट अफेयर सीरीज में हमारे पास नया अपडेट क्या है वो हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिक जांच IAS 90 डेज का एक स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स लेकर आई है। और इस क्रैश कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें सेलेक्टेड लोगों के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, सेलेक्टेड लोगों के द्वारा, चाहे वो आदित्य सर हो, सागर सर हो, लोकेंद्र सर हो, ये ऑलरेडी UPSC CSC सेलेक्टेड हैं। ठीक है, तो इनके पास खुद का एक्सपीरियंस है कि कैसे इन्होंने इस परीक्षा को टैकल किया, कैसे प्री मेंस इंटरव्यू को क्वालिफाई किया। ये बहुत बड़ी बात है कि फैकल्टी, उन्हीं फैकल्टीज के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उन्हीं फैकल्टी के द्वारा पढ़ाया जाएगा जो कि सेलेक्टेड है UPSC CSC। तो ये 90 दिन का हमारा क्रैश कोर्स है। ठीक है, वर्ष 2023 के CSC के प्रारंभिक परीक्षा के लिए। आपके नंबर पे, आपके स्क्रीन पर हमारे संस्थान का नंबर चल रहा है, पट्टिका पे आ रही है। आप कॉल करके अपनी स्लॉट बुक करा सकते हैं। ठीक है, एडमिशन स्टार्ट है, आप अपनी स्लॉट बुक करा सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग प्रश्नों के माध्यम से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितनी रहने की संभावना है। तो कई बार ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस को वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट भी कहते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें तो यह 6.6% रहने की संभावना है। ठीक, जो कि इसके पहले 2000 फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, ठीक है, इसने बताया था कि यह 6.9% रहेगा। तो इस दृष्टिकोण से फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में यह 2023-24 में यह कम है। ठीक है, 22-23 की अपेक्षा। अगर हम ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस की बात करें तो यह वर्ष में 2 बार जारी होती है। 2 बार जारी होती है। किसके द्वारा जारी होती है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा जारी होती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा यह जारी होती है। अगर हम इसकी एक दो मुख्य बातें देख ले तो यह कह रहा है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वह मंदी और बढ़ती अनिश्चितता के कारण निर्यात और निवेश में क्या होगा, वृद्धि पर असर पड़ेगा, मतलब वृद्धि कम होगी। ठीक है, और इसी ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट ने क्या कहा है, यह कहा है कि ऐसी संभावना है कि एक क्या आए, मंदी का दौर आए। किसका दौर आए? मंदी का दौर आए। ठीक है, इसी रिपोर्ट में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि विश्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट्स या सूचकांक कौन सी हैं। ठीक है, तो प्रश्न यह है कि विश्व बैंक द्वारा कौन सी प्रमुख सूचकांक हैं जो जारी की जाती हैं। ठीक, तो चलिए अगर हम बात करें 2-3 मुख्य सूचकांकों की, तो यह जो जारी करता है, यह पहले करता है, आप समझ लीजिए कि मानव पूंजी सूचकांक, और यह प्रतिवर्ष जारी करता है। प्रतिवर्ष यह जारी करता है मानव पूंजी सूचकांक। अगर वर्ष 2022 की बात करें, तो इसमें जो भारत का स्थान था 116वां था। ठीक है, 116वां भारत का स्थान था। अगर हम दूसरी रिपोर्ट की बात करें तो विश्व सतत विकास रिपोर्ट जारी करता है, और यह भी प्रतिवर्ष जारी करता है। यह भी क्या जारी करता है?
प्रति वर्ष जारी करता है। और वर्ष 2022 की बात करें, अभी 2023 की तो आई नहीं है, अगर हम 2022 की बात करें परीक्षा में पूछ सकता है, चूंकि आगामी महीने परीक्षा है, तो वर्ष 2022 की बात करें तो भारत का स्थान जो था 121वां था। और इसके बारे में एक मुख्य बात आप याद रखिएगा कि यह लगातार तीसरे साल इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत के रैंक में क्या देखी गई, कमी देखी गई, मतलब गिरावट देखी गई। अगर हम तीसरे रिपोर्ट की बात करें तो तीसरा रिपोर्ट है भारत विकास रिपोर्ट। कौन सा? भारत विकास रिपोर्ट। ठीक, इसके अंतर्गत इसी भारत विकास रिपोर्ट में विश्व बैंक ने यह बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में क्या होगा, भारत में आर्थिक विकास की दर 6.9 रहेगी या इतनी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट और यह जारी करती थी, विश्व बैंक जारी करता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, लेकिन इसका क्या कर दिया गया, इसको अब पब्लिश्ड नहीं किया जाता, इसका प्रकाशन बंद कर दिया गया। ठीक, अगर हम थोड़ा विश्व बैंक के बारे में देख ले, बहुत हल्का सा देख ले, बहुत हल्का सा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर में हम बहुत नहीं देख सकते, तो अगर हम विश्व बैंक के बारे में देख ले, ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर, अगर हम विश्व बैंक के बारे में देख ले, ठीक, विश्व बैंक के बारे में देख ले, तो विश्व बैंक की जो पृष्ठभूमि है स्थापना की 1944 में ब्रेटन वुड्स में, कहां पे, ब्रेटन वुड्स में एक बैठक हुआ, सम्मेलन हुआ, कितने देशों का, 44 देशों का। ठीक है, इसी के आधार पर 1945 में दो संस्थाएं बनी, कौन कौन सी, IMF और क्या, IBRD। ठीक, ये दो संस्थाएं बनी। चूंकि इसी ब्रेटन वुड्स के द्वारा ये बनी थी, तो इनको क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स ट्विन कहते हैं, या ब्रेटन वुड्स जुड़वा कहते हैं। इसका उद्देश्य मुख्यतः यह था कि विश्व युद्ध में, जो द्वितीय विश्व युद्ध था, वो बर्बाद हो चुकी जो वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका पुनर्निर्माण करना। ठीक है, और इसी IBRD को सामान्य तौर पर क्या कहा जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है, विश्व बैंक कहा जाता है। अगर हम विश्व बैंक समूह की बात कर दें, विश्व बैंक समूह की बात करें, ठीक है, विश्व बैंक समूह की बात करें, तो उसमें IBRD के साथ उसमें IFC है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम है, IDA है, अंतर्राष्ट्रीय विकास मंच है, ठीक है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है जिसे MIGA कहते हैं, और CSID है। ठीक है, विश्व बैंक समूह में IMF शामिल नहीं किया जाता है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मत्स्य 6000 स्वचालित मानव पनडुब्बी का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है। अगर हम इसके विकास की बात करें, ठीक है, मत्स्य 6000, अगर सबसे पहले हम उत्तर की बात कर ले किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यह किया जा रहा है विकास राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा, राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ये मत्स्य 6000 है क्या। हम 6000 से शुरू करते हैं। ठीक है, हमारे जो मिनिस्टर हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, ठीक है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के जो हमारे मंत्री हैं, जितेंद्र सिंह जी ने बताया कि आगामी, ठीक है, नेक्स्ट 3 ईयर, अगले 3 सालों में क्या होगा, ये पनडुब्बी जो है, ये स्वचालित मानव युक्त पनडुब्बी है। ये समुद्र में 6000 मीटर की गहराई पर 3 लोगों को ले जाएगी, 3 खोजकर्ताओं या अन्वेषणकर्ताओं को ले जाएगी। ठीक है, ठीक, 3 रिसर्चर्स को ले जाएगी, जो कि वहां पे खनिजों से संबंधित क्या करेंगे, शोध करेंगे, खनिज संसाधनों की खोज करेंगे। ठीक है, और इसका डिजाइन राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। ठीक, यह याद रखिए। और यह जो मत्स्य 6000 है, ये हमारे डीप ओशन मिशन का हिस्सा है।
ठीक है, ये हमारे डीप ओशन मिशन का हिस्सा है। चलिए, बहुत अधिक इसमें नहीं था, आगे चलते हैं। मंत्री का नाम याद रखिएगा, जितेंद्र सिंह जी। चलिए, अगला जो हमारा प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 किस संगठन द्वारा जारी किया गया? वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? प्रश्न ये है, तो किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें और इससे संबंधित उत्तर। तो यह किसके द्वारा जारी किया गया? ह्यूमन राइट वॉच के द्वारा यह जारी किया गया। ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा यह जारी किया गया। इस रिपोर्ट का यह कौन सा संस्करण था? तो यह 33वां एडिशन था या 33वां संस्करण था। अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बातें कर ले इस रिपोर्ट के बारे में, तो इसने बताया, इस रिपोर्ट ने बताया, ठीक है, इस रिपोर्ट ने क्या बताया? वर्ष 2022 में जो ये सरकारी संस्थान है या स्टेट है या जो राज्य है, इन्होंने क्या किया? ह्यूमन राइट्स का क्या किया? उल्लंघन किया। ह्यूमन राइट्स का क्या किया? उल्लंघन किया। लेकिन काबिल तारीफ बात यह है कि वर्ष 2022 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी न्यायपालिका ने तमाम ऐसे फैसले दिए जिन्होंने ह्यूमन राइट्स को प्राप्त करने के लिए जो कार्यकर्ता कार्यरत है या जो ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको बढ़ावा दिया। ठीक, अगर हम ह्यूमन राइट्स वॉच की अभी बात कर लेते हैं, तो ह्यूमन राइट्स वॉच ये क्या है? ये इसको पहले कहते थे हेलसिंकी वॉच कहते थे। इस संस्था का क्या नाम था? हेलसिंकी वॉच नाम था। वर्ष 1978 में यह संस्था गठित करी गई। वर्ष 1978 में संस्था गठित करी गई। इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ है? न्यूयॉर्क है, यूएसए, न्यूयॉर्क यूएसए है। ठीक, और यह क्या है? एचआरए क्या है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संस्था है, गैर सरकारी संगठन है या गैर सरकारी संस्था है। यह दुनिया भर में विभिन्न देशों में मानवाधिकारों की जांच के लिए, मतलब जांच को समर्पित संस्था है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, ध्यान से देखिएगा, मैं चूंकि यहां पे पूरा स्लॉट खाली है, मैं किस तथ्य, कौन सा अच्छा तथ्य बता दूं, मुझे मतलब जो उस समय याद आएगा मैं बता दूंगा। तो मुझे पता नहीं है कि मैं कौन सा अच्छा तथ्य कब बता दूं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। बासमती चावल में स्वाद और सुगंध किसके कारण होती है? ये हमारा प्रश्न है। अगर हम स्वाद और सुगंध की बात करें, अच्छा ये प्रश्न कहां से आया थोड़ा हम अभी संदर्भ देख लेंगे, लेकिन अगर हम इसके स्वाद और सुगंध की बात करें, तो स्वाद और सुगंध जो इसमें होती है 2-एसिटाइल 1-पायरोलाइन नामक रसायन के कारण होती है। 2-एसिटाइल 1-पायरोलाइन नामक क्या होता है? एक रसायन होता है, इसके कारण ये स्वाद और सुगंध होता है। ठीक है, अगर हम बासमती चावल के बारे में थोड़ा और देख ले कि ये अभी क्यों न्यूज में आई, तो जो FSSAI जो ये संस्था है, ठीक है, जो ये संस्था है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, इसने बासमती चावल के संदर्भ में कुछ विनियम बनाए हैं जो आगामी 1 अगस्त, कब से? 1 अगस्त 2023 से लागू होना है। ठीक, 1 अगस्त 2023 से लागू होना है, जिसके अंतर्गत ये बात कही जा रही है कि जो बासमती चावल का व्यापार है उसमें उचित कार्यप्रणाली को स्थापित किया जाए, जिससे घरेलू और वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता हितों की रक्षा हो सके। ठीक, अगर हम बासमती चावल की उत्पत्ति के बारे में बात करें, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, तो इसका ओरिजिन मेनली इंडिया है। हालांकि पड़ोसी अपने देश पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान में के कुछ हिस्सों में भी इसे उगाया जाता है। ये मेनली अगर इसकी खेती कहाँ होती है, परीक्षा में पूछे तो हिमालयन रीजन में होती है। ठीक, हिमालयन रीजन में ये होती है। बेसिकली अगर हम बात करें कि कहाँ होती है, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जो जम्मू कश्मीर है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये होती है। अगर हम भारत, चूंकि भारत बासमती चावल का एक प्रमुख निर्यातक है, तो ये भारत कुल वैश्विक निर्यात का 2/3 हिस्सा निर्यात करता है, इसके हिस्से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय स्कीमर्स पर रिपोर्ट देने वाली एशियाई जल पक्षी गणना
कब आयोजित हुई? दो चीजों पर हम बात करेंगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे एशियाई जल पक्षी गणना पर, ठीक। किस पे? एशियाई जल पक्षी गणना पर। असल में ये वर्ष 2023 में आयोजित हुआ और यह प्रत्येक वर्ष कब होता है? जनवरी माह में एशियाई जल पक्षी गणना आयोजित किया जाता है। अगर हम एशियाई जल पक्षी, इस एशियाई को देखें कि कौन से भाग में ऐसी गणना होती है, तो एशिया में होती है, ठीक, एशिया में होती है। और एशिया के साथ साथ कहाँ होती है? ऑस्ट्रेलेशिया, ठीक है, यहाँ पे होती है। अब ऑस्ट्रेलेशिया में कौन कौन से शामिल देश हैं? इसमें जैसे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, न्यू गिनी ईटीसी, ऐसे जो महत्वपूर्ण उस क्षेत्र में जो द्वीपीय देश है वो इसमें शामिल है। इसमें होता यह है कि जो इस देश के स्वयंसेवक हैं वो अपने अपने देशों में, अपने अपने क्षेत्रों में क्या करते हैं? आर्द्र भूमियों का भ्रमण करते हैं, ठीक है। आर्द्र भूमियों का भ्रमण कर जल पक्षियों की गणना करते हैं, ये होता है, ठीक। चलिए, और सबसे खास बात यह है कि इंटरनेशनल वाटर बर्ड सेंसस, जो कि वेटलैंड इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है, उसका एक महत्वपूर्ण घटक है। उसका क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। अब चलिए, अगर हम लोग भारतीय स्कीमर्स के बारे में बात कर लें, किसके बारे में? भारतीय स्कीमर्स के बारे में, ठीक। भारतीय स्कीमर्स के बारे में हम लोग बात कर ले। चलिए, तो इंडियन स्कीमर्स, इसमें ये बताया गया कि ये जो भारतीय स्कीमर्स हैं ये, अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, सुरक्षा स्थिति क्या है। तो IUCN रेड लिस्ट में इसकी जो सुरक्षा स्थिति है ये इंडेंजर्ड है, मतलब संकटग्रस्त है। क्या है? संकटग्रस्त है। अगर हम साइट्स की बात करें, ठीक है, अगर हम साइट्स की बात करें तो इसमें यह सूचीबद्ध ही नहीं है, यह ध्यान दीजिएगा, सूचीबद्ध ही नहीं है, ठीक है। इसे इंडियन स्कीमर्स को क्या कहते हैं? इंडियन सीजर्स बिल भी इसको कहते हैं, इंडियन सीजर्स बिल भी इसको कहते हैं, ठीक है, इंडियन स्कीमर्स को। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि हाल ही में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य, कहां पे? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, वन्यजीव अभयारण्य में इंडियन स्कीमर्स की संख्या बहुत अधिक देखी गई। और भारत का जो पश्चिमी और पूर्वी मुहाने क्षेत्र है वहां पर इंडियन स्कीमर्स देखे गए। और जो, चूंकि ये कोरिंगा कहां पे है? कोरिंगा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में है, आंध्र प्रदेश के कहां पे है? काकीनाडा में है। काकीनाडा में एक सम्मेलन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, 1923 का सम्मेलन, ठीक है, 1923 का ये सम्मेलन हुआ था। तो ये आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के मुहाने पर भी स्कीमर्स की संख्या काफी देखी गई, ठीक। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। बाकी हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि हाल ही में व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई पुनः कहां देखी गई? व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई की बात की जा रही है। तो ये जो व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई है ये एक दुर्लभ प्रजाति की क्या है? तितली है, इसलिए प्रश्न महत्वपूर्ण है। दुर्लभ प्रजाति की तितली है। यह केरल के कन्नूर में एक कालियाड नामक जगह है। क्या? कलियाड नामक जगह है, वहां पर इसको पुनः देखा गया, ठीक है। अगर हम पुनः देखा गया इसका मतलब इसके पहले भी देखा गया था। तो वर्ष 2017 में इसको देखा गया था, कहां पे? अगस्त्यकूडम में। और वर्ष 2018 में भी इसको सेदुर्नी, कहां पे? सेदुर्नी वन्यजीव अभयारण्य में देखा गया। अगर हम व्हाइट टफ्टेड रॉयल बटरफ्लाई के सुरक्षा स्थिति की बात करें तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसका जो शेड्यूल 2 है उसके अंतर्गत इसको संरक्षण प्राप्त है। अनुसूची 2 शेड्यूल 2 के अंतर्गत इसको संरक्षण प्राप्त है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि भारत की अगर सबसे बड़ी तितली की बात करी जाए, भारत की सबसे बड़ी तितली तो क्या है? गोल्डन
वर्ल्ड बिंग भारत की सबसे बड़ी तितली है और यह क्या है, एक हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली तितली है, हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली तितली है। चलिए आगे चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप जब मैं बोल रहा हूं तभी आप नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि वरुण किन दो देशों के मध्य होने वाला नौसैनिक अभ्यास है, ठीक, किन दो देशों के मध्य होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। तो देख लेते हैं हम वरुण के बारे में और इससे संबंधित तमाम चीजें थोड़ा और देख लेते हैं। तो वरुण क्या है, ये भारत, इंडिया और फ्रांस के बीच ये आयोजित होता है, ठीक। अभी यह पश्चिमी तट पर हो रहा है आयोजित और वर्ष 2023 में जो इसका हो रहा है आयोजन वह 23वां एडिशन है। कौन सा? 23वां एडिशन है। 16 से लेकर कब तक? 30 जनवरी तक, सॉरी 16 से लेकर कब तक? 20 जनवरी तक यह आयोजित होगा। 16 से लेकर 20 जनवरी तक यह आयोजित होगा। अगर हम वरुण के आरंभ की बात करें तो यह 1993 में यह आयोजित हुआ था। 1993 से यह आयोजित हो रहा है, लेकिन औपचारिक रूप से बात करें इसको वरुण नाम कब दिया गया तो 2001 में, ठीक है, 2001 में इसको औपचारिक रूप से वरुण नाम दिया गया। अगर हम भारत और फ्रांस के मध्य, इंडिया और फ्रांस के मध्य अगर हम कुछ और सैनिक अभ्यासों की बात कर ले तो वरुण क्या है? नौसैनिक अभ्यास है, ठीक। गरुड़, क्या? गरुड़ याद कैसे रखना है? ये पक्षी है, आकाश में उड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है? वायुसेना, ठीक। और दूसरा जो है अभ्यास क्या है? शक्ति। अब इसको याद कैसे रखना है? ठीक, शक्ति। हिंदू मतावलंबियों में शक्ति माँ दुर्गा को कहा जाता है। माँ दुर्गा की जो सवारी है, शेर है, वो कहाँ रहता है? जमीन पे रहता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यह थल सेना का है। किसका है? थल सेना का। अब देखिए फ्रांस की बात हो रही तो हल्का सा फ्रांस के बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। फ्रांस के बारे में हम हल्का सा देखेंगे। चलिए फ्रांस के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक। अगर हम बात करें कि फ्रांस की अवस्थिति क्या है तो फ्रांस की जो अवस्थिति है यह यूरोप के, कहां पे है? यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में है। यूरोप के पश्चिमी क्षेत्र में है, पश्चिमी यूरोप में है, वेस्टर्न यूरोप में स्थित है, ठीक। यह यूरोजोन का सदस्य है, यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, नाटो का सदस्य है, ठीक है, इनका ये सदस्य है। अगर हम इसकी बात करें कि किन महासागरों या किन जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है तो यह अपने पश्चिम में किससे है? अटलांटिक महासागर से। किससे? इसके पश्चिम में अटलांटिक महासागर है, अगर हम इसके साउथ में बात करें कि साउथ में क्या है तो साउथ में है इसका भूमध्य सागर। अगर हम इसके नॉर्थ में बात करें या हम नॉर्थ वेस्ट में बात करें, ठीक है, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट कई बार आ जाता है, तो इसमें क्या है? इंग्लिश चैनल है। क्या है? इंग्लिश चैनल है, ठीक है, इंग्लिश चैनल है। चलिए फ्रांस के जो राष्ट्रपति है, फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के COP28 का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। तो COP28 अभी हाल ही में COP27 संपन्न हुआ, तो COP27 के बारे में हम लोग बात तो करेंगे ही, लेकिन COP28 के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। जो देखिए COP का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक है। तो जो ये संयुक्त राष्ट्र का COP28 मतलब UNFCCC, किसका? UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है।
इसका अगर हम मुख्यालय या हेडक्वार्टर की बात करें, ठीक है, तो यह बॉन में है। कहाँ पे? यह बॉन में है। बॉन कहाँ पे है? जर्मनी में है। यह बॉन जर्मनी में है। COP 28 की जो मेजबानी करेगा संयुक्त अरब अमीरात करेगा, UAE करेगा। UAE में कहाँ पे? दुबई में। UAE के दुबई में होगी। कब होगी? नवंबर 2023 में। यह UAE में दुबई में नवंबर 2023 में होगी। ठीक, नवंबर से लेकर दिसंबर में 2023 में होगी। अब इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया किसी को। किसे? तो सुल्तान अहमद अल जाबेर। ठीक है, सुल्तान अहमद अल जाबेर जी को इसका क्या किया गया? अध्यक्ष नामित किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अगर हम COP 27 की बात कर ले तो यह COP 27, देखिए COP 27 कहाँ हुआ था? तो यह भी नवंबर, ठीक है, नवंबर 2022 में आयोजित हुआ था। कहाँ पे? इसी साल, इसी के जस्ट पिछले साल आयोजित हुआ। कहाँ पे? मिस्र में हुआ था। मिस्र में एक शहर है, क्या नाम है उसका? शर्म अल शेख, वहां पे आयोजित हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में जारी ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ऑक्सफैम इंडिया रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? वर्ष 2023 में अभी हाल ही में जारी हुआ, ठीक है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी। क्या? सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया सर्वाइवल ऑफ द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी, ये शीर्षक है इसका, ठीक है। और यह कहाँ जारी किया गया? तो यह विश्व आर्थिक मंच का एक सम्मेलन हो रहा है, डेवो सम्मेलन। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में यह रिपोर्ट वहां पर जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार दो तीन जो मुख्य बातें हैं, इस रिपोर्ट के अनुसार यह कह रहा है कि केवल 5% भारतीयों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना हिस्सा है? 60% हिस्सा है, ठीक है। देश की कुल संपत्ति का 60% हिस्सा है। और निचले 50%, जिसमें कि हम आप भी शामिल हैं, ठीक है, निचले 50% आबादी के पास देश की कुल संपत्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा है? मात्र 3% हिस्सा है, ठीक है। देखिए कितनी असमानता है, ठीक, कितनी असमानता है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं महत्वपूर्ण चीजें। यह कहता है कि वर्ष 2022 में क्या हुआ? वर्ष 2022 में अरबपतियों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? भारत में अरबपतियों की संख्या बढ़कर 166 हो गई। कितनी? 166 हो गई। 166 हो गई। अगर भारत के टॉप मोस्ट 100 रिचेस्ट पर्सन की संपत्तियों को जोड़ दिया जाए तो कुल कितना? 54 लाख करोड़ रुपए हो रहे हैं। कितना? 54 लाख करोड़ रुपए हो रहे हैं। और ये 54 लाख करोड़ का मतलब कि इंडिया की ठीक है 18 महीने का बजट तैयार हो जाएगा। इंडिया के 18 महीने का बजट तैयार हो जाएगा, इतनी असमानता है, ठीक। और जो एक दो तीन मुख्य बातें हैं, ये है कि वर्ष 2022 में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के 65% बच्चों की जो मौत हुई वह केवल भूख से हुई, ठीक है। और भूख से ग्रस्त भारतीयों की संख्या 2022 में कितनी हो गई? तो 2022 में भूख से ग्रस्त भारतीयों की जो संख्या हो गई वह कितनी हो गई? 35% हो गई। 35% भारतीय क्या है? भूख से ग्रस्त है, ठीक है। तो इसने सरकार को कुछ सुझाव भी दिया था कि जैसे संपत्ति टैक्स हो गया, विंडफॉल टैक्स हो गया, अभी विंडफॉल टैक्स चर्चा में भी था, इनहेरिटेंस
टैक्स हो गया, इसके माध्यम से क्या किया जाए कि अधिक से अधिक संसाधन जुटाया जाए। ये इसने इस रिपोर्ट ने सरकार को इसमें ऑक्सफैम ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो ये प्रमुख प्रश्न थे और इसके माध्यम से हम लोगों ने क्या किया, चर्चा किया, डिस्कशन किया। ठीक है, तो कल फिर हम कुछ नए प्रश्नों के साथ और उनसे संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ आपके सामने आएंगे, आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए और करंट अफेयर्स का रोल कितना महत्वपूर्ण है ये आप इस बात से जान सकते हैं कि कोई भी स्टेट की परीक्षा हो, ठीक है, कोई भी स्टेट लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, लगभग 35 से 40 प्रश्न उसमें करंट के रहते हैं। ठीक है, तो करंट इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और करंट के अध्ययन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो मुख्यतः गलती करते हैं सब लोग, ये कि करंट का अध्ययन हम कंटिन्यू नहीं करते। परीक्षा के 1-2 महीने पहले हम लोग करंट पढ़ना शुरू करते हैं और तनाव में हम इतने रहते हैं, चूंकि हमने पहले पढ़ा नहीं होता है करंट, तनाव में इतने अधिक होते हैं कि मतलब जो पढ़ते हैं रिवाइज हम समय पे नहीं कर पाते, वो हमको भूल जाता है। ठीक है, तो टेंशन लेने से सब कुछ हो सकता है लेकिन आप कभी सफल नहीं हो सकते। ठीक है, तो पर डे करंट का अध्ययन हम लोग करें और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से इसमें डिस्कस करेंगे और तमाम परीक्षाओं के लिए ये सफिशियंट है। जो परीक्षा में पूछा जाता है हम लोग केवल उतना ही पढ़ रहे हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।